तो वहाँ जब आप गए थे तो पहली बार जयपुर यात्रा की थी या इससे पहले भी जयपुर गए थे? वहाँ पर बताया था कि हरिदेव जी जोशी के बाद अगर पहला वापस से कोई बैठ रहा है तो वो अथर्व जोशी है। पहली बार तो हमें विधानसभा कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी जाएंगे। हमारी पूरी एक एस्कॉर्ट टीम थी बांसवाड़ा से। तो आपको कोई सब्जेक्ट दिया था बोलने के लिए या आपने अपने मन से ही वहाँ पे बोला? कि वर्तमान में करियर मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है, विद्यार्थियों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत जरूरत है। लेकिन जब 38वें नंबर पर मेरा भी नाम लिया कि गौरव यादव आप विपक्ष के नेता के रूप में आपकी ये 173 नंबर की सीट है, तो बहुत खुशी हुई सर। बांसवाड़ा जिला हमेशा से एक पिछड़े वर्ग में माना गया है सर, लेकिन 13 तारीख की शाम को जब वहाँ पर घोषणा हो गई कि मुख्यमंत्री का पद मिला है, उसके बाद सर जो फेम थी बहुत ही अलग थी सर। बात कर रहे थे सर, फोटो खींच रहे थे, क्योंकि आजकल के जमाने में सोशल मीडिया पे डालना तो जरूरी है। तो मेरा मानना है कि बांसवाड़ा की स्कूल्स में नई निजी बल्कि सरकारी व निजी दोनों स्कूलों में एबिलिटी एक्सप्रेस करना सिखाना चाहिए सर। आपके परिवार को आपने बताया वहाँ से कि भाई हमको ये पद मिले? सबके लिए प्राउड मोमेंट यह था कि मेरे समाज से या मेरे घर से आज तक कोई भी उस विधानसभा को देख तक नहीं पाया था इतने पास से, और मैं वहाँ पर अगले दिन ही वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद निभाने वाला था। और मेरे मन में एक ही बात आई कि अगर पूरे राजस्थान में देखना है कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है तो केवल आकर के विधानसभा देख लो। जो 4 घंटे 5 घंटे की जो कार्रवाई पूरी वहाँ पे चली, तो किस किस तरह के सवालों का सामना आपने किया वहाँ पे? तो एक विपक्ष से खड़ा होता है तो अगली बार पक्ष से बुलाते, इस प्रकार से था सर। 15 तारीख के बाद यहाँ पर बांसवाड़ा में आया तो सबके मुंह से एक ही बात थी कि तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। सर मैं गया साइलेंट था और जब आया तब बहुत ही धूम धड़ाके के साथ आया था सर। अगर आज राजनीति नहीं होती तो हमारा भारत इतना बड़ा लोकतंत्र नहीं होता सर। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता यानी कि सदन के नेता की भूमिका हम जानते ही हैं। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं के बारे में बताता है, विकास के कार्यों के बारे में बताता है, और नेता प्रतिपक्ष उन पर सवाल खड़े करता है। और जब विधानसभा की कार्रवाई होती है तब हम देखते हैं नेताओं को आपस में किस तरह से बहसबाजी करते हुए और लड़ते हुए। लेकिन यही अनुभव बांसवाड़ा के दो बच्चों ने भी लिया। आज हम ऐसे ही बच्चों से मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे दो मेहमान हैं जिन्होंने राज्य की विधानसभा में युवा संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के रूप में भूमिका निभाई। और ये वाकई में गौरव की बात है कि बांसवाड़ा के दोनों बच्चों को ये भूमिका मिली। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जहां सत्ता पक्ष का अपना बात रखी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में बांसवाड़ा के ही एक विद्यार्थी ने सवाल पूछकर सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े किए। तो आज हम ऐसे ही दो बच्चों से मिलने वाले हैं जिनके नाम है अथर्व जोशी और गौरव। इन दोनों बच्चों ने बांसवाड़ा जिले से प्रतिनिधित्व करते हुए युवा संसद में भाग लिया और वहां उन्होंने अपनी बात रखी। तो उनसे जानेंगे कि कैसे वो वहां तक पहुंचे, उनका क्या अनुभव रहा, उन्होंने क्या सीखा, राजनीति के बारे में वो कितना समझते हैं, और उनके जीवन में इस पूरे आयोजन के बाद में, इस पूरे युवा संसद के बाद में क्या बदलाव आया और वे आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं उन दोनों युवाओं से और बात करते हैं उनके सफर के बारे में और सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सबक जो हमारे जीवन में काम आ सके। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक दिन के मुख्यमंत्री अथर्व जोशी और एक दिन के नेता प्रतिपक्ष गौरव यादव। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों ने बांसवाड़ा का नाम रोशन किया और विधानसभा में आप पहुंचे, नेता सदन के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने वहां अपनी बात रखी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों का ये पहला अनुभव था सदन में जाने का। तो सबसे पहले तो आप अपना अनुभव के बारे में बताएं कि कैसा लगा आपको? बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ, क्योंकि न केवल एक जिले से बल्कि हमारे पूरे वागड़ का वहाँ पर हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और हम वहाँ जाने वाले ऐसे पहले युवा संसद थे विधानसभा में जो वहाँ पर जाके मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, क्योंकि वहाँ पर बताया था कि हरिदेव जी जोशी के बाद अगर पहला वापस से कोई बैठ रहा है तो वो अथर्व जोशी है। आपका अनुभव? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जैसे हम विधानसभा में गए थे तो पूरे राजस्थान के जहाँ पे प्रतिनिधित्व आए थे, तो पहली बार तो हमें विधानसभा कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी जाएंगे। लेकिन ये युवा संसद कार्यक्रम की वजह से हम दोनों भाई यहाँ पे विधानसभा में गए
और सबसे बढ़िया बात रखी कि हम दोनों को वहां पर बोलने का मौका मिला, हमें सीखने को मौका मिला कि यहाँ पे विधानसभा कैसे चलती है, पूरा राजस्थान कैसे चलता है, कानून कैसे बनते हैं, पक्ष किस प्रकार अपनी बात रखता है, विपक्ष किस प्रकार सवाल पूछता है, ये हमें सीखने को मिला सर। जी बहुत अच्छा हमारा जर्नी रहा सर वहाँ पर। बहुत अच्छा जर्नी रहा। तो मैं आपको बता दूं, बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री रहे हैं हरदेव जोशी, जिन्हें वागड़ का बाबूजी भी कहा जाता है। और ये वाकई में एक इत्तेफाक ही है कि जिस दिन विधानसभा का सत्र था उस दिन उनकी जो है जयंती थी। और 15 तारीख 15 दिसंबर की यह बात है। और वो खांदू के रहने वाले थे और उनका मूल गांव खांदू था और वहां से वो रहने वाले थे। और उन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री रहे, 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। और खांदू स्कूल का ही एक बच्चा उसी दिन जो है वो बांसवाड़ा का बच्चा वहां सदन में नेता सदन के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपनी बात रख रहा था। ये भी एक इत्तेफाक था। और वो भी जोशी थे और ये भी जोशी है, ये भी एक इत्तेफाक था। तो बड़ा ही अद्भुत जो है वो संयोग उस समय बना था। तो वहां जब आप गए थे तो पहली बार जयपुर यात्रा की थी या उससे पहले भी जयपुर गए थे? जी सर, पहली बार जयपुर यात्रा की थी। हम्म। तो आप लोग यहाँ से कितने लोग गए थे? सर हम बांसवाड़ा से 4 लोग गए थे, हम 2 बॉयज और 2 गर्ल्स थे सर। हमारे साथ एक मेंटर भी थे, अचल शाह। हमारी पूरी एक एस्कॉर्ट टीम थी बांसवाड़ा से, जो कि सेलेक्टेड थी, जिसमें कि 2 बच्चे हम और 2 लड़कियां भी थी। 2 लड़कियां भी थी। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था, कैसे सिलेक्शन हुआ था आप लोगों का? सिलेक्शन का प्रोसेस सर स्टार्ट हुआ था 11 तारीख से। 11 तारीख को सुबह 10 बजे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। लंच के बाद में वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ बांसवाड़ा में या जयपुर में? जयपुर में। तो यहाँ पे कैसे सेलेक्ट हुए यहाँ आप? पर सिलेक्शन ऐसे हुआ, सबसे पहले स्कूल स्तरीय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें से चुनिंदा बच्चे जो 2 हम्म। थे उन्हें ब्लॉक स्तरीय के लिए तैयार किया गया। और ब्लॉक स्तरीय पर कार्यक्रम हुआ जिसमें जूरी मेंबर्स और हमारी स्कूल की डाइट और हमारे शिक्षा विभाग की बांसवाड़ा की डाइट बैठी। और कुछ चुनिंदा 2 बच्चों को वहां से जिला स्तरीय पर भेजा गया। हर हम्म। ब्लॉक से 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। हम्म। जिला स्तरीय पर सिलेक्शन जब हुआ तब हर ब्लॉक से 2-2 आए थे, मतलब 11 ब्लॉक से 22 बच्चे। और हम्म। सर 22 में से 4 बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ था वो जयपुर विधानसभा के लिए हुआ था। हुआ। तो जयपुर विधानसभा के लिए जब आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर वहां पे आप पहुंचे 10 तारीख को। जी बिल्कुल। पहली बार जयपुर पहुंचे, किसके साथ गए थे? अचल शाह मेंटोर थे हमारे। मेंटोर थे, उनके साथ में गए चारों बच्चे। बिल्कुल सर। तो वहां जाने के बाद में क्या प्रोसेस हुआ? वहां पर 11 तारीख को सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन हुआ। लंच के बाद में वहां पर पहला कंपटीशन हुआ, जहां पर सबको 3-3 या 2 मिनट दिए गए, जिसमें अपनी बात को एक की मैसेज के रूप में अपन को रखना था। हम्म। वहां पर इत्तेफाक से हमारा दोनों का सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय कम था और शाम भी हो चुकी थी, तो उन्होंने कार्यक्रम का अंतिम कर दिया था। लेकिन 12 तारीख को जो दूसरा कंपटीशन हुआ उसमें 40 बच्चे सिलेक्शन किए गए बोलने के लिए, जिसमें हम दोनों भाइयों का सिलेक्शन हो गया सर। हम्म। उस तो आपको कोई सब्जेक्ट दिया था बोलने के लिए या आपने अपने मन से ही वहां पे बोला था? जी बिल्कुल सर, सब्जेक्ट था इसका हमारा भविष्य हमारा निर्णय, किशोर किशोरी में स्वदृढ़ व सदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि हम्म। आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य किशोर या किशोरी में कार्य कर रहा है। तो आपको क्या सब्जेक्ट मिला था? जी सर, मेरा भी वही सब्जेक्ट था, हमारा भविष्य हमारे निर्णय, किशोर किशोरियों में सुदृढ़ मानसिक एवं उचित करियर मार्गदर्शन। लेकिन इसके 15 उप विषय भी थे कि जिनके ऊपर आपको अपनी बात रखनी है। हम्म। तो मैंने फर्स्ट में जो था आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास, इस विषय पे सर मैंने अपनी बात को रखा था हम्म। कि वर्तमान में करियर मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है, विद्यार्थियों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत जरूरत है। इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, इतनी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, कोचिंग्स के अंदर बच्चे जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इतने बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अपने जीवन को खत्म करने तक भी चले जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर मेरे को सदन में अपनी बात रखने का अवसर मिला था सर। तो जब आपने वहाँ पे कंपटीशन किया और फिर जब उन 40 बच्चों में से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ तो मतलब वो 40 बच्चे कहाँ कहाँ के थे और पूरे राजस्थान से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ सदन के लिए? सर यूँ था कि पूरे राजस्थान से 164 बच्चों का चयन हुआ था, हम्म। लेकिन 164 बच्चों में से 158 बच्चे ही वहाँ जयपुर में आए थे। अच्छा। जयपुर, और चयन समिति ने ऐसा नहीं रखा था कि एक जिले से एक बच्चे को लेना है या फिर एक जिले से 4 बच्चों को लेना है। उन्होंने ये रखा था कि हम जो 158 बच्चे हैं उनमें से वही 40 बच्चे लेंगे जो सदन में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक, बिना डरे
और जो सदन की जो गरिमा है उसको बना करके अपनी बात को रख सके, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार सरकारी विद्यालय के छात्रों को ये मौका मिला था युवा संसद में। इसके पहले जितने भी हुए वे प्राइवेट स्कूल के हुए थे। तो अच्छा। उनका यही मकसद था कि जो हम 40 बच्चे बुलवाएंगे वो बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे हमें एक जिले से एक को लेना पड़े या एक जिले से 4 को लेना पड़े या एक जिले से किसी को भी नहीं लेना पड़े। वहां पर कोई भी ऐसा निष्पक्ष चुनाव था सर। बोलना मतलब जब वहां पे अपना पक्ष अच्छे से रख रखे, ऐसे बच्चों को वहां पे सेलेक्ट किया। ऐसे बच्चों को रखना था सर। तो एक एक सवाल ये भी है कि जब ये सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, जी बिल्कुल और ये सर। कौन सी तारीख तक खत्म हो गया? ये सर 13 तारीख की शाम को खत्म हो चुका था। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि 12 तारीख को कंपटीशन हो गया। 13 तारीख को रिहर्सल के मौके पे हमारी गरिमामय विधानसभा, जहाँ हम्म। पर हमारे पूरे राजस्थान के डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पर ही हमारी पद की घोषणा की गई सर। नहीं तो जो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था ये भी हाँ। विधानसभा में ही हुआ या कहीं और हुआ था? नहीं सर, सिलेक्शन प्रोसेस वहां पर एक ऑडिटोरियम है, वहां पर हुआ था। अच्छा। लेकिन इसकी घोषणा विधानसभा में हुई थी। घोषणा विधानसभा में, और विधानसभा में आप कब पहुंचे, 14 को या 15 को? 13 तारीख को सर, 13 13 तारीख तारीख की को। शाम को हम वहां पर विधानसभा में पहुंचे और वहां पर हमारी पद की घोषणा हुई। अच्छा। जी बिल्कुल। और जब घोषणा हुई तो फिर क्या बताया गया? सर घोषणा में तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर मेरी घोषणा तो कुछ इस प्रकार से थी कि बांसवाड़ा के जो पहले मुख्यमंत्री आए थे हरिदेव जी जोशी, उसके बाद इस सीट पर अब बैठने जाएंगे अथर्व जी जोशी। अच्छा। तो सर मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि क्या मैं बात है। केवल बांसवाड़ा का ही नहीं, अब पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला था। बहुत बढ़िया। और आपके लिए? जी सर, उसमें एक चीज थी कि जैसे हम दोनों भाइयों का बांसवाड़ा से ही नाम था, तो सर ने यूं सोचा कि दोनों को एक साथ ले लेंगे तो कोई अच्छी बात बनेगी नहीं। तो जैसे 40 बच्चों के नाम ले रहे थे, तो मेरा शायद जब मेरा पद की घोषणा होती कि आपको विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भागीदारी देनी है, तो शायद सर मेरा 38 नंबर पे था और इनका पहले नंबर पे रख दिया था कि ये नेता सदन के है, मुख्यमंत्री जी है। तो मुझे लगा कि अब मेरा पद कहाँ है। हम्म। अगर मैं अपनी बात को रख पाता तो शायद हम दोनों भाई बांसवाड़ा का नाम रोशन करते, वागड़ का परचम ले रहे थे। और मैं विपक्ष के रूप में, क्योंकि ये सदन नेता पक्ष के रूप में थे और मैं विपक्ष के रूप में था, तो सवाल पूछना, उनसे जवाब मांगना, तो जिस प्रकार से जो विधानसभा में हम देखते हैं कि सवाल पूछने वहां जवाब देते हैं, तो जिसके कारण पूरी जो शासन प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो अच्छे से हो पाती है। तो अगर मैं भी विपक्ष में होता और मेरा भाई पक्ष में होता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन जब 38वें नंबर पर मेरा भी नाम लिया कि गौरव यादव आप विपक्ष के नेता के रूप में आपकी ये 173 नंबर की सीट है, तो बहुत खुशी हुई सर। वेरी गुड। तो आपको 1 नंबर की सीट मिली और आपको 173 नंबर की सीट जी मिली। सर। ये जब प्रोसेस हो गया सारा, और फिर जो फिर आपको ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या थी वहाँ पे? बहुत ही अच्छी व्यवस्था सी थी सर, मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान सरकार और हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। वहाँ पर हमारे लिए पूरा एक रिज़ॉर्ट बुक किया था उन्होंने, और 5 दिन तक हमें आने-जाने से लेकर खाने तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आने दी उन्होंने। हम्म। हमारी पूरी सुरक्षा की भी उन्होंने व्यवस्था की। बाकायदा हमारे जो मेंटोर्स भी साथ गए थे, उन्हें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी। उनके लिए भी रिज़ॉर्ट बुक करवाया था उन्होंने। तो सारे बच्चे आप जो आए थे पूरे राज्य से, वो एक ही जगह पे ठहरे हुए थे? जी बिल्कुल सर, सारे बच्चे एक ही जगह पर थे, लेकिन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम्म। गर्ल्स, मेंटोर्स और बॉयज तीनों का अलग-अलग सेक्शन किया अलग गया अलग था। सेक्शन किया गया था। तो जहाँ पे आप सब बॉयज रह रहे थे, हाँ, राज्य के दूसरे जिलों से भी जी लड़के बिल्कुल। आए थे, और 13 तारीख को ये घोषणा हो गई कि आप सदन के नेता होंगे हाँ। और आप नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो फिर जो बाकी बच्चे जो आए थे वहां पे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनसे बातचीत में आपकी क्या बात हुई? सर प्रतिक्रिया ये थी कि जब 11 तारीख को मैं सुबह गया था, तो वहाँ पर मुझे कोई बोला नहीं था ठीक से। हम्म। बांसवाड़ा जिला हमेशा से एक पिछड़े वर्ग में माना गया है सर, हम्म। तो कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन 13 तारीख की शाम को जब वहाँ पर घोषणा हो गई कि हम्म। मुख्यमंत्री का पद मिला है, हम्म। उसके बाद सर जो फेम थी, हम्म। बहुत ही अलग थी सर। अलग ही फेम हो गया बिल्कुल। था, तो बच्चे आ करके और भी हाँ, बात कर रहे थे? बात कर रहे थे सर, फोटो खींच रहे थे, क्योंकि हम्म। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे डालना तो ज़रूरी ही है। सही बात है। तो फिर वहां पे जो इंटरेक्शन वगैरह आपका दूसरे जिलों के बच्चों से हुआ, तो आपको क्या लगा कि बांसवाड़ा के एजुकेशन में और वहाँ के एजुकेशन में कितना अंतर नजर आया आपको? सर एजुकेशन में ये अंतर नज़र आया, हम हमारे बच्चों को पूरा फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं सर। उस हम्म। वजह से हमारे बच्चे कहीं न कहीं रुक रहे हैं सर। हम्म। मैंने वहाँ पर देखा कि जयपुर के बच्चे, जोधपुर के बच्चे या कोटा के बच्चे आज भी बाहर जाने से झिझकते नहीं हैं। जब हम ही पहली बार जब हमारी बस में बैठे, हमारे मन में एक डर था कि हम बाहर जिले में जा कर के और हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। हम्म। लेकिन वो डर उन बच्चों में नहीं था,
क्यों? क्योंकि उनको एबिलिटी एक्सप्रेस करना आता था सर, हम्म और वो एबिलिटी हम फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस कर रहे थे वहां पे। तो हम्म मेरा मानना है कि बांसवाड़ा की स्कूल्स में, नहीं निजी बल्कि सरकारी व निजी दोनों स्कूलों में एबिलिटी एक्सप्रेस करना सिखाना चाहिए सर। तो आपके साथ सत्ता पक्ष के कितने बच्चे थे जो विधायक के रूप में वहां पे मौजूद रहे? लगभग 20 बच्चे सर सत्ता पक्ष में थे। सत्ता पक्ष में थे। और आपके साथ में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपके साथ में विपक्ष के कितने बच्चे थे जो वहां पे विधायक के रूप में थे? सर विपक्ष में जहाँ तक मुझे पूरा आंकड़ा याद है 17 थे, हम्म और पक्ष के अंदर 23 थे सर। हम्म जी सर। तो फिर आपने जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपनी रणनीति भी बनाई होगी विपक्ष के रूप में कि भाई हमको सरकार को कैसे घेरना है, क्या सवाल पूछने हैं। तो क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने मिलके? दूसरे बच्चों से बात हुई जो आपके पक्ष में थे? जी सर, जो दूसरे बच्चों में सर ऐसा था कि अधिकतर जो हमारे 40 बच्चे थे, उसमें से 28 से लगभग 30 गर्ल्स थी। तो हम हम्म ज़्यादा गर्ल्स से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, तो और जो बॉयज़ में थे, और बॉयज़ में हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। तो यही मतलब हम ऐसे मजाक में कर रहे थे कि चल मेरे को सवाल पूछना। हम्म और इस प्रकार से जैसे रियल में विधानसभा में जैसे विपक्ष मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं कि आपकी ये योजनाएं हैं, ये धरातल पर कितने काम कर रही है, लोगों को क्या सुविधाएं मिल पा रही है, उसी प्रकार से हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हमने ये सोचा था कि आप नई शिक्षा नीति पे बात कर रहे हो कि नई शिक्षा नीति की वजह से ये बदलाव हुए। तो वही मैंने सोचा था कि मैं धरातल पर कितने इसके प्रभाव दिख रहे हैं। हम्म अगर नई शिक्षा नीति ने इतना ही अच्छा किया है तो फिर लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने सवाल उनसे पूछे थे, और मैंने यही कहा कि मैं आपसे मांग भी रखूंगा। मैं हम्म सरकार से ये मांग रखना चाहता हूं हम्म कि वे आत्महत्या को कम करने के लिए किशोर किशोरी को उचित मार्गदर्शन प्रदान करे, हम्म उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की कोशिश करे, हम्म क्योंकि ये किशोर किशोरी भविष्य के युवा है, और यही युवा पूरे भारत के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने रखा था कि आप पक्ष में किस प्रकार से रखोगे, और हम विपक्ष में हमने सामने रिहर्सल की थी सर, हम्म। जहां हमारा रूम था वहां पर हमने। तो 13 तारीख को घोषणा हो गई आप लोगों की जी सर। और 15 तारीख को ये प्रोग्राम रखा था। तो 14, 13, 14 पे फिर क्या किया आपने 14 तारीख को? सर ये था कि 14 तारीख को भी हमको ऑडिटोरियम में ले गए थे, हम्म और 14 तारीख को 13 तारीख को तो घोषणा हो गई थी, और 14 तारीख एक लास्ट दिन बचा था। तो सर ने बोला कि 14 तारीख को एकदम 2 घंटे हम वैसे ही निकालेंगे, इसी प्रकार का लाइव रिहर्सल करेंगे जिस हम्म। प्रकार से हम 15 तारीख को करने जा रहे हैं। अच्छा। तो जो सत्ता पक्ष में आपके साथ जो बच्चे थे, बिल्कुल। तो 14 तारीख को जब आप मिले सारे लोगों से जो भी आपके पक्ष के लोग थे, तो क्या आपको विपक्ष की ओर से सवाल पहले दे दिए गए थे कि भाई इन इन सवालों को पूछा जाएगा और जवाब देना है, या आपने अपने हिसाब से तैयारी की? नहीं नहीं सर, विपक्ष के नेता भी जो थे, पूरी तरह से हमारी जो कार्रवाई चली थी वो एक नेता के रूप में ही चली थी सर। हम्म वहां पर विपक्ष के नेता वैसे ही सवाल हमारे खड़े कर रहे थे जैसे कि वहां पर कोई असली नेता कर रहा हो। हम्म उसी दिन 14 तारीख को बात पूछी गई कि मौत के आंकड़े इतने क्यों बढ़ रहे हैं और आपके जमीनी स्तर पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। पहली बार जब रिहर्सल हुआ तब मेरे पास पूरा जवाब नहीं था, लेकिन अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं मुख्यमंत्री का पद निभा रहा हूं तो मुझे जवाब देना होगा। तो मैंने विपक्ष के नेताओं से एक ही बात कही कि योजनाएं शुरुआत करने के बाद आपको समय भी देना होगा और साथ भी देना होगा सर। हम्म। तो समय और साथ देना होगा। तो वो जो सवाल कितने घंटे के कार्रवाई में चलते रहे आपके, और कितने घंटे की कार्रवाई हुई वहां पे विधानसभा में? सर पक्ष के नेता जो होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मेरे को पक्ष का नेता बनाया गया था, वो अंतिम में बोलता है सर। हम्म उससे पहले जो लगभग 1.5 घंटे का जो हमारा रिहर्सल था, उसमें सर 1 घंटे और 50 मिनट जो थे वो सारे नेताओं के थे कि आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने सवाल या जवाब दे सकते हैं। हम्म और अंतिम में जो नेता बोलता है वो बात होती है कि आप आने वाले समय में क्या करेंगे और क्या परिणाम दिख रहे हैं सर। हम्म। तो आपके तरफ से वहां पे कितने बच्चों ने सवाल वहां पे पूछे आपके साथ साथ? सर पक्ष वालों ने अपने तारीफ बताई कि हमारे जो सरकार ये कर रही है, ये किस प्रकार से जनता को लाभ मिल रहा है, और हमारे जो विपक्ष वालों ने भी ये बताया कि जनता को लाभ मिल रहा है लेकिन पूर्णतया से नहीं मिल पा रहा है। आप जो गांव में बात कर रहे कि गांव में हम ये लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन शहरों तक भी ये पूरा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से सर मेरे 17 जो थे उसमें से लगभग 7 लोगों ने सवाल उठाए थे। किसी ने ये उठाया था कि आप जो शिक्षा नीति बना रहे हो ये केवल कागजों के पन्नों तक सीमित है। ये जो आत्महत्या की आप जो बता रहे हो कि हम ये जो जो कोचिंग सेंटर के अंदर हम टाइम को कम कर रहे हैं,
हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो हम ये जो जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन ये आज भी वर्तमान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में के अंदर और शहरों के अंदर इसका उचित प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से जो पक्ष वालों ने थे उन्होंने अपने सुझाव बताए और विपक्ष वालों ने सवाल खड़े किए और अपने सुझाव भी बताए कि अगर सरकार इस तरीके से करेगी तो निश्चित रूप से जो हमारा जो लक्ष्य है, जो इस विधानसभा का मूल उद्देश्य है कि जनता तक इसका लाभ पहुंचाया जाए, जनता का फायदा पहुंचाया जाए और सुव्यवस्थित सरकार चलाई जाए, तो उस प्रकार से हमने रिहर्सल किया सर। तो ये बात हो गई 14 तारीख की। जी सर। 14 तारीख को आपकी पूरी ऑडिटोरियम में रिहर्सल हो गई, सब हो गया। जी सर। और 13 तारीख को जब घोषणा हो गई कि आप लोग कौन कौन से पद संभालेंगे, आपके परिवार को आपने बताया वहां से कि भाई हमको ये पद मिले हैं? जी सर, हमने जैसे हमारा घोषणा हो गई तो जैसे हम ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो हमने सबसे पहले अपने माता पिता को कॉल किया, उनको व्हाट्सएप किया, हमारे गुरुजनों को बताया जो हमारे विद्यालय तो से थे, उनकी जो क्या हमारे प्रतिक्रिया थी? सबसे सर बहुत बढ़िया गौरवान्वित महसूस हो रहे थे। मतलब जो टीचर से यही कह रहे थे कि बेटा हमको हमारे समय में युवा संसद नहीं मिली, लेकिन आपके समय में युवा संसद मिली और अपने ही विद्यालय से अपने से जो बच्चा पढ़ के गया है, चाहे वो नर्सरी से पढ़ा हो या 1 से 8 पढ़ा हो या 9वीं से 12वीं पढ़ा हो, तो सभी टीचर्स को गौरवान्वित महसूस हुआ। माता पिता को भी बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चा केवल विधानसभा जा नहीं रहा है, केवल विधानसभा देख नहीं रहे, केवल सीट पे बैठ नहीं रहे, बल्कि 40 बच्चों में अपनी बात को भी रख रहा है। इस प्रकार से माता पिता को बहुत खुशी हुई, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि 15 तारीख को अपना बेस्ट देना। मैं आपको बता दूं, जो हमारे यादव साहब हैं वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवाड़ा के छात्र हैं। जी सर। और जो अथर्व हैं वो पीएम श्री जो विद्यालय प्रधानमंत्री विद्यालय है खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा में, वहाँ के विद्यार्थी हैं। और जो वहाँ 13 तारीख को ये घोषणा होने के बाद में जब आपने अपने परिवार को बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जी सर, बहुत ही प्राउड मोमेंट था तब, क्योंकि मेरे परिवार वाले फोन या पे फिर बात हुई थी या मैसेज? बिल्कुल सर, फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने फ़ोन करके बताया। सबके लिए प्राउड मोमेंट यह था कि मेरे समाज से या मेरे घर से आज तक कोई भी उस विधानसभा को देख तक नहीं पाया था इतने पास से, और मैं वहाँ पर अगले दिन ही वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद निभाने वाला था। और जब मैंने टीचर्स को भी फ़ोन किया तो वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि हमने प्लान यह किया था कि वहाँ पर जाके केवल हमें बोलने मिल जाए, हमारी बात रखने मिल जाए, इतनी तैयारी हो जाए। लेकिन सर वहाँ पर जाके मुख्यमंत्री का पद मिल गया, इसलिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था सर। प्राउड मोमेंट था। तो 14 तारीख की पूरी तैयारी के बाद में जब आप पहली बार विधानसभा में पहुंचे, बिल्कुल। जब पहली बार विधानसभा देखा, तब क्या अनुभव किया आपने? तब क्या महसूस किया? क्या मन में चल रहा था उससे जाने से पहले, और वहां जाने के बाद में कितना बदलाव आपके अंदर आया? सर वहाँ जाने से पहले तो बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि विधानसभा आज तक देखी हुई नहीं थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पर पहला अपना कदम रखा, सबसे पहला मोमेंट तो सर प्राउड मोमेंट था। और मेरे मन में एक ही बात आई कि अगर पूरे राजस्थान में देखना है कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, तो केवल आकर के विधानसभा देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे राजस्थान का डेवलपमेंट कहाँ तक गया है। सर वो हमारा आर्किटेक्चर, वो हमारा राजस्थान के पत्थर, वो हमारी राजस्थान की भूमि, और वो बिल्कुल बारीक सी रेत जो वहाँ पर पड़ी हुई थी, सर वो पूरी तरह से बता रही थी कि ये वीरों की भूमि है सर। और आपका क्या अनुभव था जब विधानसभा पहुंचे? जी सर, विधानसभा से पहले जैसे भाई ने बताया कि एक्साइटमेंट था, तो हम सबको एक्साइटमेंट था कि टीवी पे तो बहुत देख रहे थे, लेकिन आज पहली बार लाइव देखने को मिलेगा। तो सर जैसे मैंने विधानसभा का भवन बाहर से देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जैसे दक्षिणी द्वार से हम अंदर गए तो चारों तरफ जो आर्किटेक्चर था, जो जयपुर की जो कलाकृति थी, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि जो वास्तव में रंगीलो राजस्थान कहते हैं वो रियल में भी दिख रहा है हमें। तो विधानसभा केवल विधानसभा कार्यवाही तक नहीं थी, पूरा राजस्थान का वहां पे चित्रण किया हुआ था कि ये जो रंगीलो राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान है, जो अरावली है, जो यहाँ पे पूरा राजस्थान को वहां पर इंडिकेट किया गया था, तो उसके देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और जब विधानसभा भवन के अंदर जब हमने कदम रखा, जहां पर चारों तरफ सर बड़े बड़े कैमरे लगे हुए थे, टीवी लगी हुई थी, वहां पर जहाँ पर लोकसभा, वहां पे जो विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं उनकी हमने कुर्सी देखी, और जब 200 कुर्सियां हमने देखी, जो पूरे राजस्थान से विधानसभा क्षेत्रों से जो विधायक लाखों वोटों से जीत कर वहां पर आकर कुर्सी पर बैठते हैं, और जब सीट अलॉट हुई कि आपको इस सीट पे बैठना है, तो सर सबसे बढ़िया गौरवान्वित महसूस हुआ कि हम पहले ऐसे छात्र होंगे बांसवाड़ा से जो बिना वोट जीते हुए भी विधानसभा में को देखने को मिला, वहां पर बैठने को मिला और अपनी बात रखने को मौका मिला सर। बिना जीते पहुंच गए हैं। बिना जीते पहुंच गए बिना सर। जीते पहुंच गए।
तो ये दोनों बच्चे देख रहे हैं आप किस तरह से इनकी बातों से ही लग रहा है कितना कॉन्फिडेंट है और किस तरह से जो है वो इन्होंने वहाँ पे सदन की कार्रवाई में भाग लिया। तो वहाँ जब आप पहुँचे विधानसभा में आपने अपनी-अपनी सीटें सँभाली, आपने 1 नंबर कुर्सी सँभाली बिल्कुल सर। और आपने जो सँभाली सामने वाली 173 173 नंबर की नेता प्रतिपक्ष की नेता कुर्सी प्रतिपक्ष और बाकी सब आपके पीछे बैठे थे और आपके पीछे बैठे थे। आपके साथ-साथ मतलब कोई मंत्री पद भी दिए गए थे या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के रूप में ही चुनाव चुनाव हुआ था? सर पूरी वहाँ पर एक लाइव टेलीकास्ट और पूरी टीम बनाई गई थी सर। उसमें मंत्री पद के साथ-साथ हर वो सीट जो सही में विधानसभा में होती है, उस सब पर नियुक्त किया गया था। हुँ, जैसे कि मेरे साथ शिक्षा मंत्री पद पर नियुक्त थी मौली भट्ट हुँ। और उसी के साथ कहाँ नेता से थी वो? वो डूंगरपुर से ही थी सर, हाँ, वागड़ की। और सर उसी के साथ नेता प्रतिपक्ष महोदया जो थी वो उदयपुर से थी, हिमानी श्रीमाली। अच्छा। बिल्कुल। तो आपके साथ में बांसवाड़ा से 2 बच्चियाँ भी गई थी। हाँ, उनका क्या नाम है? और वो क्या सदस्य के रूप में थी? दीपिका पटेल करके थी एक, जो कौन-से स्कूल से है? वो सर बागीदोरा साइड की हैं, वो भी वहाँ पर पीएम श्री विद्यालय से ही हैं। हुँ, सर वो भी वहाँ पर ही थी मेरे साथ पक्ष में, और एक रिद्धिमा चरपोटा करके माही डैम में थी सर, हुँ। वो विपक्ष में थी। वो विपक्ष में थी। तो ये जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पे आए, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कौन बैठा था? सर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हमारे ही जो एक छात्र थे हमारे बीच के, वो बैठे हुए थे। और जो मेन सीट हमारी जो होती है, जो हमारे सर वासुदेव देवनानी जी निभाते हैं, हर समय की तरह उस दिन भी वह बहुत गौरवान्वित महसूस करते हुए आए, और जब उन्होंने वहाँ पर सीट ग्रहण की, बहुत प्राउड मोमेंट था सर। प्राउड मोमेंट लगा कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो मौजूद हैं हाँ, सदन में और जो है वो आप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है वो अपना भाषण दे रहे हैं, बिल्कुल अपनी सर। बात कह रहे हैं। तो जो 4 घंटे 5 घंटे की जो कार्रवाई पूरी वहाँ पे चली, हाँ। तो किस-किस तरह के सवालों का सामना आपने किया वहाँ पे नेताओं प्रतिपक्ष के नेताओं की ओर से? सर नेता प्रतिपक्ष का पहली बात यही थी कि आपके पास डेटा नहीं है, हुँ, और राजस्थान सरकार पे भी ये बात उठती है कि आपके पास डेटा नहीं है। अगर डेटा हो ही नहीं तो योजनाओं की शुरुआत ही नहीं होती, बात ये थी। हुँ, मैंने उनको बताया कि हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, हमने पिछले 10 वर्षों का डेटा निकाला, देखा कि आत्महत्या की दर किस वजह से बढ़ रही है। तो मैंने उनको जवाब में ये बात बताई कि हमारे ही बीच के समाज के जो माता-पिता या शिक्षकगण या व्यक्ति हैं, जो बच्चों पर दबाव डालते हैं कि प्रतिशत बनाओ, उस प्रतिशत की वजह से ही कहीं न कहीं बच्चा आत्महत्या कर रहा है। तो हम ही अगर सुधर जाए तो हमारी युवा पीढ़ी ऊपर आकर के निखर जाएगी सर। हुँ, उसके बाद दूसरी बात यह थी कि राजस्थान सरकार योजनाएँ तो चला रही है, हुँ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में बात क्यों नहीं पहुँच रही है? हुँ, मैंने उनको एक ही बात समझाई कि योजनाएँ शुरुआत करने के बाद समय की माँग करती है, और अगर उस समय की माँग को अगर आप पूरा कर दें, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान उज्ज्वल भविष्य की ओर चलता है। हुँ। तो ये जब आप लोग वहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले आप लोगों को बोलने का अवसर मिला विपक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से पहले बोला गया? जी सर, वहाँ पर जैसा मैंने देखा 2-3 घंटे का जो प्रोग्राम था, तो एक विपक्ष से खड़ा होता है, तो अगली बार पक्ष से बुलाते, इस प्रकार से था सर। हुँ। तो फिर आप लोगों ने जो है वो कितने-कितने विषय के सवाल पूछे और कितने लोगों ने जो है वो वहाँ पे सवाल पूछे? जी सर, हमारे विपक्ष से जो 17 थे, उसमें से 7 से 8 लोगों ने सवाल पूछे, और जब मेरा बारी आई, तो मैंने सरकार से यही पूछी कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो बताती है कि छात्रों की आत्महत्या के जो आंकड़े थे, वो 571 थे राजस्थान के अंदर। हुँ, लेकिन वर्तमान में 2 से 3 साल ही हुए, हुँ, और 2 से 3 साल के अंदर ये आंकड़े 13,044, लगभग 15 से 20 गुना बढ़ गए। हुँ, तो ऐसा क्या हो गया है? आपने जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की है, तो आज उसको 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी तो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ये केवल आंकड़े नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। ये उन परिवारों की बातें है, जिन्होंने अपने घर का दीपक खोया है। उन परिवारों की बात है, उस विद्यार्थी की बात है, पूरे राष्ट्र की बात है। तो इस प्रकार से हमने सवाल खड़े किए कि किशोर-किशोरी के जो आप उचित मार्गदर्शन की बात करते हैं, ये पूरे संपूर्ण राष्ट्र के अंदर बात जानी चाहिए, जिससे माता-पिता भी जागरूक होए कि हमें अपने बच्चों को केवल अंक के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी रुचि के आधार पर उनको विषय एवं करियर चुनने देने चाहिए। आज जो समाज के अंदर डिग्रियों के आधार पर लोगों का मूल्यांकन किया जाता है, वहाँ पर उनको कौशल के आधार पर किया जाए। आज जो संयुक्त परिवार समाप्त होकर लोग एकल परिवार किए जा रहे हैं, तो उनको ये समझाया जाए कि संयुक्त परिवार के अंदर जो दादा-दादी के संस्कार से जो बच्चा
गलत दिशा के अंदर नहीं जाता था, जो ताऊ जी, ताई जी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई ऐसा सदस्य होता था जो हमारी हर समस्या को समझ के हमारे लिए समाधान का काम बनता था। लेकिन आज वही एकल परिवार के अंदर वो बच्चा 4 दीवार के अंदर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। वो सोशल मीडिया से जो हर हमेशा समाधान की मांग करता है, लेकिन सोशल मीडिया सर ऐसा है कि जो रील की लाइफ और एक रियल लाइफ होती है उसमें बहुत फर्क रहता है। तो इस प्रकार से मैंने सरकार को बताया कि आज के समय में ये घटनाएं हो रही है और इस पे आपकी सरकार क्या कर रही है, और जो आप ये जो प्रावधान रखते हो कि हम ये बदलाव लाना चाहते हैं, ये कब तक आ सकते हैं और आएंगे तो कितने प्रतिशत आएंगे, ये सर। फिर आपने इन सवालों का क्या जवाब दिया? बिल्कुल सर, जैसे कि गौरव ने बताया कि उन्होंने सवाल खड़े किए, तब मैंने उनको एक ही बात बताई कि आने वाले 10 वर्षों में मैं आपको विश्वास देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण तरह से हमारे पूरे राजस्थान में लागू होगी, और जो आंकड़े बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो आंकड़े आपको गिरते हुए भी नजर आएंगे। न केवल राजस्थान हमारा आत्महत्या में आगे है, बल्कि यही जो हमारी युवा पीढ़ी है, वह हर समय शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम हो जो केवल राज्य स्तरीय पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं, उसमें हमारा परचम लहरा रही है। तो जब आप उस सीएम की कुर्सी पर बैठे, जी तो सर। वो सीएम की कुर्सी का पावर कितना था? सर वो पावर तो हमारे फेस एक्सप्रेशन पे ही दिख जाता है। हम्म। जब पूरे परिवार ने, पूरे गांव ने और पूरे राजस्थान ने देखा कि जब मैं वहां पर बैठा था, सर पहली बात जब मैं 15 तारीख की बाद यहाँ पर बांसवाड़ा में आया, तो सबके मुंह से एक ही बात थी कि तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। हम्म। मैंने उनको एक ही बात कही कि जब आप सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, आपको अंदर से जो गुजबम्स या पॉजिटिव वाइब्स आती है सर, वो बहुत ही अलग थी, क्योंकि केवल आप अपने जिले का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप पूरे राजस्थान के डिसीजन ले रहे हैं वहां पर। तो सर बहुत ही पावरफुल सीट है वो वहां पर। इस पूरी कार्रवाई की जो है वो राज्यसभा टीवी जो है अपनी राजस्थान के राजभवन, बिल्कुल सर। उससे पूरा प्रसारण भी हुआ। हाँ सर। ठीक है। और पूरे राजस्थान में भी देखा गया, आपके स्कूलों में भी देखा गया होगा, पूरे जिले पे जगह जगह पे इस कार्यक्रम का जो है लाइव प्रसारण हुआ, बच्चों ने देखा। फिर जब आप वहां से कार्रवाई करके लौटे, कौन सी तारीख को लौटे? 16 को। हाँ सर। 16 को जब आप लौटे, तो वहां जाने से पहले और वहां से आने के बाद कितना बदलाव महसूस किया खुद के अंदर? सर मैं गया साइलेंट था, और जब आया तब बहुत ही धूम धड़ाके के साथ आया था सर। अच्छा। मैं यहाँ से जब 10 तारीख की शाम को निकला, तो बहुत ही शांति से गया था, बस में बैठा था अकेला। और जब मैं वहां से आया तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ था, पूरा ग्राम, हमारे पूरे ग्रामवासी इकट्ठे हुए थे, और पूरे धूम धड़ाके के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरे को हम्म। सम्मान दिया, और उन्होंने बताया कि आगे उज्जवल भविष्य किस तरह से बनेगा सर। तो सर यही डिफरेंस था कि जब आपके पास एक पावर होती है और नहीं होती है, तब इंसान में क्या फर्क दिखता है सर। और आपके साथ में क्या हुआ था? जी सर, जैसे 15 तारीख को हमारा जो रिहर्सल था, जो मेन कि आज हमको अपना जो हमें दायित्व मिला है विपक्ष के नेता के रूप में, तो हमें सरकार से जो भी हमारा जो दायित्व था उसको पूर्णतया से बताना है, क्योंकि जो बड़े-बड़े कैमरा लगे थे सर, और सबसे पहले जो हमारे जो वहाँ पे सर थे, एस्कॉर्ट टीचर ने, उन्होंने सबने बताया कि आज आपको केवल आपका विद्यालय नहीं दिख रहा है, आज आपको केवल माता-पिता नहीं दिख रहे, आज आपको पूरा राजस्थान सुनेगा, आज आपका पूरा भारत सुनेगा। तो आपको वही अपनी बात रखनी है, सदन की गरिमा बनानी है। और सबसे बढ़िया बात सर, जो वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी, वहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी सर, और वहाँ पे जो सचिव सर आए थे, तो उन्होंने जो हमें संबोधन दिया, उससे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। उन्होंने यही बताया था, उन्होंने यही लाइन थी कि लाखों वोट जीतने के बाद विधायक आते हैं और इस कुर्सी पे बैठते हैं, और आज इस संसद के अंदर आप युवा प्रतिनिधित्व के रूप में आए हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस इसके बाद वो सर चले गए, और जब हमारा जैसे कार्यक्रम चालू हुआ, तो जैसे शुरुआत के 2-3 बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, और जैसे चारों तरफ से हमें दिख रहा था कि ये बच्चा बोल रहा है तो इसकी और कैमरा फेस एक्सप्रेशन कैसा जा रहा है। जैसे मैं खुद देख रहा था कि मैं खुद टीवी अगर देखता, अगर मैं खुद अपने माता पिता या अपने गुरुजनों की जगह पे बैठ के देखता, तो उनको किस प्रकार से दिखता कि हमारा जो विद्यार्थी किस प्रकार से अपना प्रदर्शन दे रहा है, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। और जिस प्रकार से सर मेरा नाम लिया कि माननीय सदस्य गौरव यादव, तो मुझे पता चल गया कि अब मुझे प्रतिनिधित्व करना है। अब मैं केवल बांसवाड़ा तक नहीं, अब पूरे राजस्थान के अंदर अपनी बात रखनी है, और मैं बिना डरे अपनी बात को रख पाया सर, बिल्कुल वहां पे झिझक नहीं रही। और जिस प्रकार से जो जोश दिखना चाहिए था, जो अपनी पीच के अंदर अप डाउन जो दिखना चाहिए था, वहां पर रहा। फेस एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा रहा।
और जैसे सर सदन जब अंतिम चरण में आ गया और सदन का जब समापन हुआ और जैसे वहां बाहर निकले और जब हमको मोबाइल दिए गए, क्योंकि मोबाइल हमारे रूम के अंदर थे, हम्म, तो जैसे मोबाइल से हमने फ्लाइट मोड निकाला हम्म, और जैसे डेटा ऑन किया, सर इतने मैसेज आ रहे थे, अच्छा, आज तक कभी इतने मैसेज नहीं आए। मैं खुद दे रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब से हम निकालेंगे क्लिप अपनी 2-3 हम्म, मिनट की और स्टेटस डालेंगे। उससे पहले हमारे पास इतने वीडियो आ चुके थे अच्छा, कि स्कूलों के अंदर आपकी वीडियो को देखा गया, लोगों ने हाँ, रिकॉर्डिंग बना बना के भेजा कि तुम कब विधानसभा गए, कब बोले, हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा, आज हम पहली बार हम देख रहे हैं, हम तो ऐसे बैठे थे कि विधानसभा बच्चे बोल रहे थे कैसे करेंगे, उसमें आपका भी नाम लिया गया, हम्म। क्या बात है, हमको बताया भी नहीं और तो लोगों वहाँ ने। वहाँ जो आपने पूरी कार्रवाई खत्म करने के बाद में पहली बार जब आप विधानसभा गए जी और सर। फिर वहां से जब वापस लौटे तो कितना बदलाव महसूस किया? तो सर जैसे हम वहां से बाहर निकले तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो लोगों ने इतने स्टेटस डाल रहे थे, और मैं स्वयं से मैं बदलाव बताना चाहता हूँ कि जैसे 10 तारीख को हम निकले थे तो हमें इतना नहीं पता था कि सर मुख्यमंत्री का भी पद मिलेगा, शिक्षा मंत्री का या विपक्ष के नेता। हमें बस इतना था कि अपनी 5 मिनट की स्क्रिप्ट हमने रखी है, अच्छा, बस अपने को वहां पे जाके बोलना है, हम्म, लाइन से बुलाएंगे बच्चों को और बुलवाएंगे। हमें मतलब ये भी नहीं पता था कि विधानसभा में इस प्रकार से सीटें रहेंगी, हम एक बच्चा यहाँ बैठा है तो मैं यहाँ बैठूंगा, विपक्ष की अलग से होगी पक्ष, हमने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन हम्म, जैसे हम वहां गए और जब अपनी बात को रखा तो इस प्रकार से सर हमें फीलिंग आ रही थी सर, हमने विधानसभा को देखा नहीं बल्कि उसको जिया भी सही, हम्म, कि एक विपक्ष का नेता अगर सरकार से बात रखेगा तो किस प्रकार से रखेगा। तो हमें बदलाव आए। और जैसे सर मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी इतना अपने माता पिता का मान सम्मान होते हुए मैंने कभी देखा नहीं। जब लोगों ने इतनी स्टोरियां डाली, इतने स्टेटस डाले कि हमारे स्कूल का बच्चा ने ये इतना अच्छा प्रदर्शन दिया, ये बच्चा हमारे स्कूल से पढ़ा, तो जब उन गुरुजनों के जो उनके ऊपर जो चेहरे पे स्माइल थी, जो उनकी खुशी थी, उस खुशी को जब मैंने देखा तो मैंने बहुत अच्छा लगा कि मैंने कम उम्र के अंदर उनको वो खुशी दी कि जो शायद मैं कभी दे नहीं सकता था दे सर। नहीं सकता। जी सर। तो ये सारे बदलाव जो है वो बच्चों ने महसूस किए और आप सोचिए कि सरकारी स्कूल के बच्चे जिन्हें अ, दूसरे दर्जे का माना जाता है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बनिस्पत, लेकिन उन बच्चों ने जब विधानसभा में जाकर के और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, अपने बोलने के अंदाज से, अपनी बातों से और अपने प्रभाव से पूरे प्रदेश को प्रभावित किया, तब पता चलता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे, वहाँ मिलने वाली शिक्षा, वहाँ होने वाले जो अलग-अलग तरह के कार्यक्रम हैं, वो इन बच्चों पर कितना प्रभाव डालते हैं। और ये वाक़ई में बांसवाड़ा के लिए और वागड़ क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि मुख्यमंत्री का और नेता सदन और नेता विपक्ष का पद भी बांसवाड़ा के बच्चों को मिला और वहाँ दोनों बच्चों को बोलने का अवसर मिला। तो वहाँ से जब आप वापस आ गए, पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, तो वहाँ जो दूसरे बच्चे आए थे उनसे संपर्क में हैं अभी भी या वो संपर्क वहीं तक का था? जी बिल्कुल सर, संपर्क था और वहाँ पर जाके बहुत अच्छा रिलेशन बना, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे राजस्थान की भूमि केवल झीलों के टुकड़े में बाँटी हुई नहीं है, बल्कि एक पूरा हमारा राजस्थान का एक टुकड़ा, एक शक्ति है। तो सर हम अभी भी वहाँ पर सब कॉन्टैक्ट में हैं और सब बताते हैं कि उनके उनके घर पे जाके या गाँव में जाकर वो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो सर। मतलब अब तो सब जो है वो आपको सीएम साहब कहते होंगे? बिल्कुल सर, सबके मोबाइल में नंबर भी सीएम साहब के नाम से ही सेव है। अच्छा, सबके सीएम साहब के नाम से सेव है और आपका भी नंबर इसी तरह से नेता जी सर। प्रतिपक्ष के नाम से सेव होगा। तो ये वहाँ से आने के बाद में ये सारी चीज़ें आपने देखी और जो विधानसभा में जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद में जो आपने महसूस किया या जो वहाँ पे आपने बातें सुनी, तो आपकी सोच में कितना बदलाव आया कि जब आप बांसवाड़ा में थे और वहाँ से जा आने के बाद में आपने जो सवाल फेस किए, तो जो राजनीति है, उस राजनीति के लिए आपकी क्या दृष्टिकोण जो है वो बना या क्या दृष्टिकोण में परिवर्तन आया आपके? सर पहले मैं सोचता था कि केवल राजनीति में सवाल खड़े किए जाते हैं या फिर उनके जवाब दे करके और कुछ कागजी पन्नों में बात खत्म कर दी जाती है। हुँ, लेकिन बात ऐसी नहीं होती है सर, उसका बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है, पूरी कार्यवाही होती है, वहाँ पर हर तरह के लोगों के सुझाव देखे जाते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो दूसरी सबसे हाँ, बड़ी बात मैंने यह देखी कि केवल राजनीति खुद के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि पूरे देश के बारे में सोच करके विचार लेती है सर। तो ये जब लोग कहते हैं कि राजनीति तो गंदी चीज़ है, उसमें जाना नहीं चाहिए ये, तो आप क्या सोचते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? सर बिल्कुल आना चाहिए। मैंने वहाँ पर देखा कि हमारे बांसवाड़ा के युवाओं का बहुत कम नाम था राजनीति में, क्योंकि सर आपने जैसे कि बताया कि लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि राजनीति गंदी चीज़ है। यह मानसिकता बिल्कुल गलत है सर।
राजनीति बहुत अच्छी है। अगर आज राजनीति नहीं होती तो हमारा भारत इतना बड़ा लोकतंत्र नहीं होता सर। हम्म। वो राजनीति है जिसने हमारे इतने बड़े लोकतंत्र को आज भी इतना स्टेबल रखा हुआ है सर। तो जो युवा अभी है सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं या जो सपना देख रहे हैं कि कभी उनको भी अवसर मिलेगा, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी छोटे-मोटे कार्यक्रम अगर विद्यालय स्तर पर भी हो रहे हैं, तो उसमें अपनी प्रतिभागी दें। क्योंकि केवल शिक्षा जो जो हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं, उससे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जो हमें किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, वो केवल एक कागज़ी कार्रवाई है। अगर हम ऐसे माहौल में जाएँगे, हम लोगों के बीच में खड़े होकर वहाँ पे स्टेज पे अपनी बात रखेंगे, तो हमें वो कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूँ कि मैं जब भी विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा में बोलने का अवसर मिलता तो मैं वहाँ बोलता था। वहाँ पे प्रेरक प्रसंग जीके का क्वेश्चन बोलता था। और जैसे मैं ब्लॉक स्तर पे मैं गया, मैं जिला स्तर पर भी गया, जब विधानसभा में गया तो वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आई कॉन्टैक्ट, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास है, वही काम आया। तो मैं जितने भी चाहे निजी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हो या फिर जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो, उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि केवल जो आप जब किताबी पढ़ाई कर रहे हो उससे आपका भविष्य नहीं सुधरने वाला है। और ये युवा संसद का मतलब यह नहीं है कि केवल संसद में जाना, सीट पर बैठना और अपनी बात को खत्म कर देना। ये वो व्यावहारिक नॉलेज है, ये व्यावहारिक ज्ञान है जो आपके भविष्य को एक सुनहरा भविष्य बना सकता है। क्योंकि एक संसद के अंदर, एक भवन के अंदर केवल 200 कुर्सियों के माध्यम से पूरे राज्य की नीति को चलाया जाता है, पूरे राज्य को चलाया जाता है कि किस जिले के अंदर कौन सी समस्या है। हम अपने घर के अंदर जब हम देखते हैं कि पूरे घर को संभालना मुश्किल हो जाता है, पूरे परिवार को, मोहल्ले को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो सोचिए कि उस संसद के अंदर एक एक मिनट कितना कीमती होगा जो पूरे राजस्थान को संभाल रहा है और जो हमारे लोकसभा के अंदर पूरे भारत को संभाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सर युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि ये किशोर किशोरी, ये युवा के अंदर वो ऊर्जा है सर। अगर युवा के नाम को अगर हम उल्टा करें तो वायु, ये हम्म। जिस गति से जाएंगे उसी गति से देश का कल्याण होगा। और राजनीति कोई खराब चीज नहीं है। अगर इसके अंदर युवा अगर अपनी भागीदारी देंगे तो देश एक सुरक्षित हाथों में जा सकता है सर। और जिससे हम लोक कल्याण की जो हम बात करते हैं, जो पूरे विश्व के अंदर 65% हमारा भारत की जनसंख्या का युवा है, अगर यही युवा अगर राजनीति में जाएंगे तो समाज का कल्याण कर सकते हैं सर। राजनीति का अर्थ केवल यही नहीं कि शासन प्रणाली, राजनीति का अर्थ होता है कि अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना। जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि ये बदलाव आने चाहिए शिक्षा के अंदर, किसानों को ये फायदा होना चाहिए, चिकित्सा सुविधा के अंदर ये होना चाहिए, अपने जो क्षेत्र के अंदर जो भी प्रकार की हम सुविधा चाहते हैं, जिस क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर युवा वहां पे संसद में जाएंगे तो वे अपनी बात को रख सकते हैं। और युवाओं की बात लोग सुनते भी है, क्योंकि वो मानते हैं कि इनके अंदर वो जोश है, उनके अंदर वो जुनून है कि वो पूरे देश को नहीं, पूरे राष्ट्र, पूरे अंतरराष्ट्र को बदलने की वो क्षमता रखते हैं सर। तो देखा आपने किस तरह से जो है वो विचार रखे इन्होंने, और अपनी बात रखी विधानसभा में भी, और आज हमारे साथ में जो बातचीत के दौरान भी। तो एक दिन के मुख्यमंत्री और एक दिन के नेता प्रतिपक्ष आज हमारे साथ में मौजूद हैं, और जो है वो आपने जो वहाँ पे सारा जो ज्ञान एकत्रित किया, जो आपने अनुभव एकत्रित किया, उस अनुभव को आप समाज में बांटें, समाज के लोगों को दें, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को दें, आने वाली पीढ़ी को दें। ऐसी हमारी जो है वो आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आज जो है वो हमारे एक दिन के सीएम अथर्व जोशी और नेता प्रतिपक्ष गौरव यादव से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इन दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये बात कर रहे थे, अनस्टॉपेबल। मतलब इनको जिस तरीके से एक नेता बात करता है उसी तरीके से बात करने की हैबिट भी पड़ चुकी है अब विधानसभा से आने के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में आ जाता है। और जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, जो बांसवाड़ा की या हम वागड़ क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो उसमें भी सुधार के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उनके हुनर को पहचाना जाए, उनको तराशा जाए और उनको आगे लाया जाए। तो आज की शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमसे बात की, और आपसे बात करके हमको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आप लोगों को कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाकर के आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। और आप हमें व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ मैसेज करना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। इस नंबर पे भी आप हमें जो है वो मैसेज करके बता सकते हैं। और फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से, किसी और ऐसे ही व्यक्ति से
जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के सफर के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारी जिंदगी में भी काम आ सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सबको नमस्कार। राम राम। राम राम। राम राम।